जय हिंद एवरीवन। आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। अगर ये वीडियो अगर पसंद आता है तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बाल विकास में आनुवंशिकता और परिवेश की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में आप पॉइंट आउट कीजिएगा। इसमें इस क्वेश्चन में दो शब्द दिया हुआ है। कितने शब्द दिए हुए हैं? दो शब्द। हमको सोचना भी उसी के अकॉर्डिंग है। पहला दिया हुआ है आनुवंशिकता और दूसरा क्या दिया है? परिवेश। हम आप लोग को हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट चैप्टर मैंने पढ़ाया था, ठीक है, जिसमें कि हेरिडिटी का मतलब क्या? नेचर। मतलब क्या? नेचर। हेरिडिटी मतलब क्या? नेचर। यानी कि माँ बाप का डायरेक्ट हम प्रतिरूप हैं। हम जैसे भी हैं हम अपने माँ बाप का क्या है? फोटोकॉपी है, ऐसा मैंने बताया था। और दूसरा है परिवेश। परिवेश मतलब क्या? वातावरण। बोलता है ना, किस परिवेश में तुम रहते हो, ठीक ठाक से रहो, अच्छे लोगों से संबंध रखो, ऐसा बोला जाता है ना। ये मतलब परिवेश का बात हुआ, इन्वायरमेंट। और इन्वायरमेंट को हम क्या दिए? नर्चर। क्या दिए हैं? नर्चर। नर्चर का मतलब क्या? पोषण। मतलब बच्चे अगर कुपोषित होते हैं, कमजोर होते हैं, तो उसको बोलते हैं अच्छा न्यूट्रिशन दो, अच्छा हेल्दी हो, ऐसा बोलते हैं ना। तो परिवेश, जो वातावरण की बात हम करते हैं, वातावरण भी हमको क्या करता है? पोषित करता है। बात समझ रहे हैं? अब बोलते हैं ना संस्कार, क्या बोल, इसमें क्या बोला जाता है? बोलिए। अरे बोला जाता है ना कि आप जिसके साथ में रहोगे, जिस संसर्ग में रहोगे, वैसा कहीं ना कहीं आप क्या करोगे? वैसा बन जाओगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? और मैंने साइंटिस्ट वगैरह के बारे में पढ़ाया था कि दो चार बालक थे, चारों बालक को अलग अलग तरह के इन्वायरमेंट में रखा गया, और जिस तरह से सोचा था उसका गाइडर, मेंटर, कि उसको हम इन्वायरमेंट दे करके वैसा बना दें, वो वैसा बन जाता है। यानी कि हेरिडिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या हो जाता है? पोषण, यानी कि वातावरण। और वुडवर्थ के बारे में भी मैंने बताया था। हेरिडिटी इंटू एनवायरमेंट मतलब आप, मतलब आप क्या हो? एनवायरमेंट और हेरिडिटी का गुणनफल हो, है कि नहीं है? अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, ऑप्शन देखिए। परिवेश की भूमिका निश्चित होती है, ठीक है। अब देखिए आपका पोषण क्या वातावरण की बात है, क्या ये पहले से निश्चित होता है? नहीं होता है, ये गलत हो गया। दूसरा दिया हुआ आनुवंशिकता की भूमिका निश्चित होती है, ठीक है। भूमिका तो निश्चित होती है ना अनुवांशिकता की, माता पिता की डायरेक्ट फोटोकॉपी है, ये निश्चित है ना। आगे देखिए, जबकि परिवेश कारकों का प्रभाव न्यूनतम होता है। अभी अभी मैंने बताया है कि इन्वायरमेंट इज ग्रेटर देन हेरिडिटी। मैंने बताया ना, इन्वायरमेंट इज ग्रेटर देन हेरिडिटी, ऐसा बताया है। और इसमें इन्वायरमेंट को क्या किया है? मिनिमम किया। इसका मतलब ये भी क्वेश्चन ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। तीसरा देखिए, अनुवांशिकता और परिवेश दोनों की भूमिका निश्चित होती है और इसे बदला नहीं जा सकता है। चलिए ये ठीक लग रहा है। आगे देखिए, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में अनुवांशिकता और परिवेश के सापेक्ष प्रभाव अलग अलग होते हैं। एकदम सही है। बात को यहां पे समझिए, विभिन्न क्षेत्रों में अनुवंशिकता और परिवेश सापेक्ष प्रभाव अलग अलग होते हैं। विभिन्न क्षेत्र की बात किया। और थर्ड में क्या दिया हुआ? अनुवांशिकता और परिवेश दोनों की भूमिका निश्चित होती है और इसे बदला नहीं जा सकता। अब एक बात बताइए, इन्वायरमेंट को बदला जा सकता है कि नहीं बदला जा सकता है? जगह स्थिति के हिसाब से चेंज करेंगे कि नहीं करेंगे? आज मान लीजिए आपको जरूरत हुआ पटना में नव भारत क्लासेस में आए आप, ठीक है, हमारे क्लास आए, कल जरूरत पड़ेगा आगे की पढ़ाई के लिए, क्या आप वातावरण नहीं चेंज करोगे? करोगे ना। यानी कि डी इज राइट। क्या हो जाएगा इसका? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया है? विकास के चरणों के संदर्भ में 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहा जाता है? ये तो मैंने बार बार पढ़ाया आप लोगों को। ये चैप्टर जो है मैंने बार बार पढ़ाया। 3 गो स्टेज था। क्या पढ़ाया था? शिशुआवस्था पढ़ाया था ना, 0 से 2 वर्ष पढ़ाया था ना। उसके बाद प्रारंभिक बाल्यावस्था, कितना? 3 से 6, ठीक है। मध्य क्या बताए थे? 6 से 9। और उत्तर में रहा है तो क्या बताया? 9 से 12। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, विकास के चरणों चरणों के संदर्भ में 2 से 6, यानी 2 से 6। इसमें 306 प्रारंभिक है। अब देखिए ऑप्शन में कुछ झलक रहा है आपको? ऐसे भी क्या होगा इसका? पहला इज, फर्स्ट इज राइट।
तीसरा क्वेश्चन देखिए, विकास के कौन से सिद्धांत के अनुसार गामक विकास शरीर के मध्य से शरीर के बाहर की ओर होता है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, मेरा पढ़ाया हुआ चैप्टर है, इसमें मैंने बहुत बारीकी से बताया था कि विकास की दिशा के सिद्धांत, किसका, विकास की दिशा की सिद्धांत तो बताया था कि नहीं बताया था। पहला क्या बताया था, सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर। और दूसरा क्या बताया था, मतलब हमारा स्पाइनल कोड जो होता है केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर, यही बताया था ना। इसमें क्या बता रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मध्य से यानी सेंटर से बाहर की ओर, सेंटर से बाहर की ओर, इसका मतलब क्या होगा, अधोगामी। क्लियर है। देखिए टोटल चीज, जितना भी चीज मैंने पढ़ाया है उसके कंटेंट में, रेगुलर क्लास जो किए होंगे, शायद नहीं लगता है कि एक भी क्वेश्चन उसका गलत होगा। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। 4 वर्ष की रिया को उसके माता पिता से डांट पड़ती है, ठीक है। जब वह सब्जियां खाने से इनकार करती है, प्रतीकात्मक खेल खेलते हुए रिया इस व्यवहार का दोहराव अपनी गुड़िया पर करती है, उसका व्यवहार क्या दर्शाता है। अब देखिए बात यह है कि जो भी बच्चे हैं तो बच्चे क्या किस माध्यम से सीखते हैं, अनुकरण के माध्यम से। पहले वो खुद कुछ एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो अपने से जूनियर पे तेजा बनते हैं, ऐसा मैंने बताया है ना। ऐसा जनरली आप लोग भी करते हो, कहीं से इंफॉर्मेशन आया नहीं, दूसरे के सामने बोले तेज बन गए, बात समझ गए। तो बच्चे भी ऐसा करते हैं। उनको घर में क्या होता है अक्सर कि बच्चे को अगर अच्छा चीज खाने के लिए बोलो तो उसको चटक पटक एकदम ये सब चीज पसंद होता है कि नहीं होता है बच्चे को, मतलब मार्केट का चीजें जैसा पसंद होता है। लेकिन जिसकी माँ बाप बहुत शिक्षित हैं वो तो चाहेंगे कि हमारा बच्चा एकदम सही डायरेक्शन में, सही चीजों का टेस्ट सही एकदम हमेशा हमेशा के लिए इसको ग्रहण करे, एक्सेप्ट करे, ऐसा ही होता है ना। तो अब ये चीज जो है कहाँ पे होता है, घर होता है। और घर को जब सोशलाइजेशन मैंने पढ़ाया था, सोशलाइजेशन जब पढ़ाया था तो सोशलाइजेशन को हम 5 भागों में बांटे थे। कितने भागों में बांटे थे, 5 भागों में बांटे थे। और इसमें एक चीज और मैंने बताया था कि सोशलाइजेशन का काम ही क्या होता है, समाज का काम क्या होता है, बच्चे को सुदृढ़ रूप से तैयार खड़ा करना, ठीक है। और एक दिन इतना अच्छा खड़ा उतरे कि हमारे राष्ट्र के लिए क्या हो, सार्थक साबित हो सके, ऐसा ही मैंने बताया था। तो प्राइमरी, प्राथमिक सोशलाइजेशन बताया था ना, क्या बताया था, प्राथमिक यानी प्राइमरी। प्राइमरी मतलब क्या, घर और आस पड़ोस, घर और आस पड़ोस। यानी कि जैसे ही जन्म लेते हैं तो हमारा एनवायरमेंट क्या होता है, अपना घर होता है, क्योंकि गोदी में खेलते हैं, वहीं रहते हैं। और वहीं से जैसे ही जन्म लेते हैं पहला शब्द क्या सीखते हैं, रोना। क्या सीखते हैं, रोना, ठीक है। उसके बाद जब घर से बाहर निकलते, द्वितीयक, सेकंड क्या हो जाएगा, द्वितीयक। अच्छा द्वितीयक को भी गौण बोलते हैं, द्वितीयक को क्या बोलते हैं, गौण बोलेंगे। तो ये शब्द सुन करके आप ज्यादा आश्चर्यचकित नहीं होंगे, ठीक है। सेकेंडरी सोशलाइजेशन, और सेकेंडरी सोशलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, बच्चे घर से जब बाहर निकलते हैं तो डायरेक्ट कहाँ जाते हैं, स्कूल भेजते हैं माँ बाप, बोलते भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं। स्कूल जब भेजेंगे तो वहां पे अपने सहकर्मी, जिसको पीयर्स ग्रुप बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, पीयर्स ग्रुप बोलते हैं, क्लास के समकक्षी, एक समान एक उम्र के बच्चे, एक क्लास के बच्चे आपस में बातचीत के दौरान अंतःक्रिया से बहुत सारी चीजें क्या करता है, वो सीखता है और एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। क्या करता है, सक्रिय रूप से भागीदारी निभाता है बच्चे, बात समझ में आ रही है। और तृतीय क्या बताया था, डेवलपमेंटल बताया था। और चौथा क्या बताया, एंटीसिपेटरी बताया था। एंटीसिपेटरी, एंटीसिपेटरी मतलब क्या होता है आपको बताया था। एंटीसिपेटरी मतलब क्या, पहले से ज्ञान होना, जानकारी होना। जैसे कि एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताया था कि गांव घर में लड़की लोग का शादी होता है कि नहीं होता है। और शादी से पहले जो है सो उसके बुआ फुआ मौसी चाहे जो भी सीनियर सिटीजन होंगे, एम के मोर नॉलेजेबल अदर्स, उसको सिखाते हैं कि ससुराल जा करके तुम ये सब गलती मत करना, ऐसा बोलता है कि नहीं बोलता है। इसका मतलब ये एंटीसिपेटरी की बात होती है। उसके बाद लास्ट में क्या हो जाएगा, रीसोशलाइजेशन। क्या होता है, रीसोशलाइजेशन। मतलब एक जीवन तो हम जी ही रहे थे और जरूरत पड़ा तो हम उसके ढाल में ढल गए, ऐसा होता है कि नहीं। इसमें एक्टर वगैरह के बारे में बताया था कि कोई स्टूडेंट ही तो होता है, एक लाइफ जी रहा होता है, लेकिन अगर वो सेलेक्ट हो जाता है मान ली एज ए एक्टर,
तो वहां के जा करके वहां के चाल ढाल सारी चीजें, जिम करना, डांस करना, ईच एंड एवरीथिंग को फॉलो करके वो क्या करता है, वो रिसोशलाइजेशन होता है, वहां के नए समाजीकरण में अपने आप को ढल जाता है। मैंने बताया था। तो अब देखिए इसमें जो भी क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरा आंसर क्या आ रहा है, प्राइमरी। चूंकि जो भी बच्चा सीखता है कहाँ सीखता है, घर में सीखता है, घर में ही डांट लग रही है, तो सोशलाइजेशन का आंसर क्या आ जाएगा, प्राइमरी। क्लियर है? चलिए, पांचवा क्वेश्चन देखिए, यहां दिया हुआ है, अनीता ने रश्मि का कलम के लिए ले लिया और प्रतिशोध में रश्मि ने अनीता का भोजन खा लिया। पूजा यह सब देख रही थी, किंतु उसने अध्यापिका को सूचित नहीं किया क्योंकि दोनों एक दूसरे के बदला ले लिया था। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार पूजा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था पर है? अब यहाँ पे बात है कि स्कूल होता है, क्या होता है, स्कूल। स्कूल में छोटे छोटे बच्चे होते हैं बहुत सारा। अब जैसे वो दूसरे के साथ ट्रीट करता है, वो एक थप्पड़ मारा, यो दो थप्पड़ मार दिया, बच्चा मारता है कि नहीं मारता है? और टीचर नहीं रहता तब ये सब खेल बेल होता है क्लास में, होता है कि नहीं होता है? तो उसमें क्या बताया है कि वो कोई चीज लिया और वो क्या किया, भोजन खा ली। क्या किया, उसका भोजन खा लिया। मतलब नहीं लगता है कि हम बदला कहीं ना कहीं रिवेंज लिए हैं, ठीक है? और कहीं ना कहीं आपको इसका बताए थे, टिट फॉर टैट बताए थे। और कहीं ना कहीं ये सब चीज जब करते हैं तो उसमें क्या होता है, लैक ऑफ लॉजिक होता है। क्या होता है, लैक ऑफ लॉजिक होता है। वैसे अगर ऑर्डर की अगर बात करेंगे, अगर कोहलबर्ग की अगर बात करेंगे, तो कोहलबर्ग क्या बताए, कोहलबर्ग किस चीज, नैतिकता पे ना, मोरल पे ना, है, मॉरल रियलिज्म की बात करते हैं कि नहीं, मॉरल कोऑपरेशन की बात करते हैं, और मॉरल डायलेमा की बात करते हैं। करता है कि नहीं करता है जी? लेकिन आपके क्वेश्चन के हिसाब से इस तरह का, कोहलबर्ग के अनुसार विकास की कौन सी अवस्था पर, कौन से, अब देखिए, अच्छा लड़का लड़की, ये तो हो गया सेकेंड फेज में, थर्ड थर्ड चरण हो गया जीएस, गुड गर्ल, नाइस बॉय, और सोशल ऑर्डर। सेकेंड में यही ना बोले, चौथा और तीसरा और चौथा चरण की बात है। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के उन्मुखीकरण, और दंड, और ये तो खत्म हो गया, यांत्रिक उद्देश्य के उन्मुखीकरण। ये क्या हो गया, इंस्ट्रूमेंटल, इंस्ट्रूमेंटल चीज हो गया। ये जैसे को मतलब एकदम रिप्लाई करने का। बात समझ में आया कि नहीं? इसका क्या आंसर होगा, पांच का 4 होगा, सी इज राइट। इसमें कोई दिक्कत? ये रिपीटेशन क्वेश्चन है, पिछले पिछले बार सेट में भी आया था ना? चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इजी तो था ही। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे द्वारा संरक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान निकालने की योग्यता तार्किक के किन आधारभूत पहलुओं पर निर्भर करती है? क्या दिया है, संरक्षण संबंधी समस्या। क्या दिया है, संरक्षण। अच्छा एक बात बताए, जीन पियाजे जब मैंने पढ़ाया, इसमें मैंने बताया था सीरिएशन, बताया था क्रमबद्धता, कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन, ये सब चीज मैंने बताया था कि कमी होता है, लैक ऑफ नॉलेज है तो क्या होगा, कमी है। रिवर्सिबिलिटी की भी कमी होती, किसकी होती है, मतलब क्या रिवर्सिबिलिटी, मतलब क्या, मतलब अगर बॉय लिख दिए, ठीक है, तो वाई ओ बी बोलेंगे तो उसका दिमाग चौंक जाएगा, क्या है, एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा। और दूसरी तरह से अगर 1 2 3 4 अगर इस तरह से कर दिए, तो अगर इसको बोलेंगे पलटने के लिए तो ये नहीं कर पाएगा। जैसे हम लोग बचपन में क्या सैया 99 98 97 96 95 इस तरह करते थे ना, तो इस फेज के बच्चे को इस तरह की दिक्कत होगी रिवर्सिबिलिटी की, ठीक है। लेकिन आपका क्वेश्चन है संरक्षण की, संरक्षण मतलब होता क्या है, कंजर्वेशन मतलब क्या होता है, बताइए। बात यहाँ पे है कि अगर बोलेंगे इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के बारे में, बाहरी स्थिति और बाहरी स्थिति और वर्तमान स्थिति के बीच में को समझना, क्या करना, बीच की चीजों को समझना, मतलब उसके इंपॉर्टेंस को समझना, ठीक है, क्या सही है क्या गलत है। और इसमें जब बात है कि समस्याओं का समाधान निकालने की योग्यता तार्किक किन आधारभूत पर पहलुओं पर निर्भर करती है, तो क्या हो जाएगा,
हम क्या बोले हैं कि तार्किकता, लॉजिक आ जाना। यहाँ पे क्या दिया, तार्किकता, और इसका इंग्लिश क्या होता है, लॉजिक। यानी लॉजिक अब आ गया है, इसका मतलब प्री कन्वेंशनल से प्री ऑपरेशनल से किसमें चला गया है, ऑपरेशनल में चला गया है, जिसको कंक्रीट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंक्रीट भी बोलते हैं। मतलब क्या, मूर्त चीज की बात कर रहा है। ठीक है, तो गया ना कि कौन सा फेज में गया, थर्ड स्टेज में गया, मतलब लॉजिक आ गया। इस तरह से बात करने की बात है। उसमें क्या हो जाएगा, केंद्रीकरण एवं प्रतिवर्तीयता, क्षतिपूर्ति एवं वर्गीकरण, ठीक है, विकेंद्रीकरण एवं प्रतिवर्तीयता, सकर्मक अनुमान एवं क्रमबद्धता। ठीक है, इसमें क्या होगा ऑप्शन थर्ड, थर्ड इज राइट। अच्छा, सकर्मक का मतलब क्या होता है, बार बार क्वेश्चन आता है सकर्मक। पूर्व ज्ञान का इसमें यूज होता है, पूर्व ज्ञान का क्या होता है, यूज होता है। जैसे बच्चे सबको, देखिए सुनिए, जैसे बच्चे सबको बोलते हैं ना कि अगर बी जो है सी से छोटा है, क्या है, छोटा है, या जो सी जो है बी से बड़ा है, और सी जो है डी से छोटा है, और सी से बड़ा डी है। इस तरह की चीजों को व्याख्या करके सीरीज में करना बच्चों को, ये क्या कहलाता है, सकर्मक वाली बात हो जाती है। तो कंफ्यूजन नहीं करना। और इसमें दिया है विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। क्या दिया हुआ है, डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब क्या हुआ, विकेंद्रीकरण, किसी भी चीजों को, किसी भी चीजों को वस्तुनिष्ठ और वास्तविक तरीके से सोचना, किसी भी चीजों को इस तरह से वैकल्पिक रूप से, वस्तुनिष्ठ तरीके से, और क्या, रियलिटी की फॉर्म में, वास्तविकता रूप से सोचना, यही विकेंद्रीकरण कहलाता है। बात समझ में आ रहा है। और आपको नहीं लगता है कि जब ऑप्शनली और वास्तविक रूप की बात होगी तो उस बच्चे के अंदर सच में लॉजिक आ जाती होगी, आ जाती है ना। इसका मतलब कंजर्वेशन जो हम थ्योरी में पढ़ाए थे तो कौन सा लेवल में था, मूर्त में था, कंक्रीट में था। ठीक है, और उसी में ये आती है, और इसका विकेंद्रीकरण का मीनिंग ही होता है, क्या बोलते हैं, वास्तविक तरीके से सोचना, तभी तो आ जाएगा इसमें। ठीक है, सही है, इसमें किसी को डाउट। नेक्स्ट चलें, रिवर्सिबिलिटी। हाँ, मतलब कोई होता है परिवर्तन, एक अपरिवर्तन। मतलब कोई सीरीज में चल रहा है 1 2 3 4 5 6 100, आप बोलेंगे कि उसको रिवर्स कर लो। ठीक है, मतलब रिवर्स और इरिवर्सिबिलिटी। अब मान लीजिए कि आप जो है इरिवर्सिबिलिटी है कि रिवर्सिबिलिटी है, आप क्या हैं, इरिवर्सिबिलिटी है हम, नहीं है। अब मतलब बच्चे से तो हम जवान हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, लेकिन बड़े हो करके हम फिर बच्चा नहीं बन सकते हैं। रिवर्सिबिलिटी होगा, नहीं ना होगा। क्या है इरिवर्सिबिलिटी, बात समझ में आई। बताए ना कि ए दो स्टिक है, ए स्टिक बी से छोटा है, और सी जो है क्या है, बी से बड़ा है। और इस तरह की चीजों को बच्चे को अगर दो फेज में देंगे, और बच्चे जब उसको सीरीज में करके हमको दिखाएंगे तो हम बताएंगे सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे टाइपिंग वाले का क्या कहें। चलिए, चलिए 7 नंबर देखते हैं। राघव एक झाड़ू पर इस तरह से चढ़ने का अभिनय करता है मानो वह किसी घोड़े पर सवारी कर रहा हो, उसकी यह क्षमता कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन है, ऑप्शन देखिए, 1 नंबर का सांकेतिक प्रस्तुतिकरण, बी में क्या है, आत्म केंद्रित केंद्रीयवाद, और तीसरा है संरक्षण और क्रमबद्धता। क्वेश्चन को समझिए, वो क्या कर रहा है, वो झाड़ू पे इस तरह चढ़ने का अभिनय करता है, यानी वो एक्ट कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है। ठीक है, और मानो वह किसी घोड़े पे सवारी कर रहा हो। ऐसा गांव घर में बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो इस तरह का कर्म करके दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं, कहीं ना कहीं वो फील करता है, वो सामने वाले को करवाना चाहता है कि हम ये दिखा रहे हैं। थोड़ा नाटक उटक जो करता है तो उसमें आप संदर्भित होते हैं ना कि सच में ये सीन चल रहा है, मजाक तो नहीं उड़ाते हैं। तो बच्चे भी बहुत सारे चीजें करके दिखाता है, और अपने से छोटे बच्चे को और ज्यादा तेज बन के दिखाना चाहता है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं वो सांकेतिक प्रस्तुतिकरण की बात है। ठीक है, चलिए 8वां क्वेश्चन देखिए। ले वाइगोत्स्की के निकटस्थ विकास का क्षेत्र
सिद्धांत में शब्दावली निकटस्थ दर्शाती है कि दी गई सहायता शिक्षार्थी की वर्तमान दक्षता की तुलना में। ऑप्शन देखिए, कुछ नीचे, कुछ ऊपर, उसी स्तर पर, बहुत ऊपर। क्या होगा इसका आंसर? आप लोग क्या बनाए हैं? बी नंबर। बी नंबर जो बनाए हैं बिल्कुल सही है। क्यों है? इसको भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। लेव वाइगोत्स्की जैसे ही पढ़ाते हैं, सोशल कल्चर और लैंग्वेज की बात करते हैं, क्योंकि सामाजिकरण की बात करती है ना। लेव वाइगोत्स्की किसकी बात करती है? सामाजिकरण की बात करती है, और उसमें सोशल कल्चर और लैंग्वेज की बात करती है, और साथ साथ में और क्या बोलती है, इसमें एस्के फोल्डिंग होती है, कोलाब्रेशन की बात होगी। ठीक है, इसमें स्पीच भी है। स्पीच कितने तरह का, भाषा, बात समझ रहे हैं? सोशल कल्चर और लैंग्वेज की बात करती है, तो इसमें भाषा भी लेव वाइगोत्स्की में पढ़ते हैं। तो कितने तरह की होती है भाषा? एक तो होता है सोशल, एक क्या होता है सोशल, ठीक है, दूसरा क्या होता है प्राइवेट, और तीसरा इनर। ये मैंने पढ़ाया था 1, 2 और 3, ये पढ़ाया था ना जी। सोशल का मतलब क्या, सोशल लैंग्वेज किसको बोलते हैं? मतलब समाज के अंदर की बात यह है कि बाल विकास पढ़ा रहे हैं, तो इस पे डिस्कशन कर रहे हैं, तो आपको समझना होगा कि बच्चे की चर्चा कर रहे हैं, और बच्चे किस भाषा में बात करते हैं, वो रो करके या हंस करके अपना संवेग इमोशन को सामने रिप्रेजेंट करता है, किस भाषा में, हंस करके या रो करके, तो वो सोशल लैंग्वेज में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? सोशल लैंग्वेज में। और हम प्राइवेट लैंग्वेज की जब बात करते हैं, तो जो हम बरबराने वाली बात करते हैं, क्या करते हैं? बरबराने वाली बात। पिछले क्लास लेक्चर में भी हम क्या किए थे, इस पे डिस्कस किए थे कि खुद के अंदर बोले, वो सेट मेरे से गलती हो गया, खुद में बोलते हैं, रूम के अंदर हो, क्रिकेट मैदान में हो, या टेस्ट सीरीज जब बना रहे हो तब हो, या बबल फिल करते हैं उसमें हो जाता है। कभी कभी बबल क्या होता है, एक ही नंबर में बी भर दिए, और सोचे अगला नंबर जो है सी है, उसी लाइन में सीओ भर दिए। अब गया एक नंबर, मेरे थोड़ा सा केयरलेस के कारण एक नंबर चला गया। ठीक है, तो इसमें जब बताए थे, जब बच्चा फंस जाता है, किसी समस्या में फंस जाता है, तो कौन निकालेगा उसको? एमक्यूओ निकालेगा। कौन निकालेगा? एमक्यूओ निकालेगा, मोर नॉलेजेबल अदर्स निकालेगा उसको। और वो जैसे ही निकालेगा तो वो क्या करता है? एस्केप फोल्डिंग करता है। क्या करता है? एस्केप फोल्डिंग करता है, यानी कि पाड़ या मचान थोड़ी देर के लिए उसको मदद का काम करता है। बात समझ रहे हैं? और मदद कर देंगे तो क्या वो आजीवन एकदम बढ़ते चला जाएगा? वो फिर फंसेगा आगे, फिर जेडपीडी होगा, होगा ना जी, फिर जेडपीडी होगा, फिर एमक्यू आएगा, एस्केप फोल्डिंग कराएगा, और फिर वो आगे निकल जाएगा। लेव वाइगोत्स्की को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, सीधा याद रखिए, सोशल लैंग्वेज कल्चर, एस्केप फोल्डिंग, कोलाब्रेशन, प्राइवेट स्पीच, बस में इनर स्पीच और सोशल स्पीच, ये सब सारे ऑप्शन में आपको दिखने को मिलेगा। हम बार बार इतना रिवीजन क्यों करा रहे हैं? क्योंकि आगे एग्जाम है और आप लोग की रिवीजन होगी, हो सकता है कि ऑप्शन चेंज होगा। क्या हुआ बोलिए? वही मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। जिस दिन आप पहला क्लास आई थी हमारे क्लास में, ठीक है, तो उस दिन आप टेस्ट दिए थे, मार्क्स कहाँ था, आपकी समझ कहाँ थी? ठीक है, फिर मैंने क्लास में क्या किया, एक टेम्पोररी लेक्चर लिया। क्या लिया? टेम्पोररी लेक्चर लिया, आपको समझा दिया। फिर अगला चैप्टर आया कि नहीं आया? अगले चैप्टर में फंसे ना, फिर उसमें टेम्पोररी लेक्चर लिए, फिर उसमें आप नया पार लगाए, फिर अगला चैप्टर में गए, फिर फंस गए। यानी कि हम जो मदद करेंगे, आप कितना देर के लिए फंसते हैं? हमेशा के लिए। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कुछ ऊपर ना, ही इज राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अकरम किसी एक ब्लॉक के समूह के साथ खेलते हुए स्वयं को निर्देश देता है। ले की अभी तुरंत हम डिस्कस किए हैं। क्या हो जाएगा? आत्म केंद्रित, व्यक्तिगत, सामूहिक या सामाजिक? क्या हो जाएगा? बी। यानी कि व्यक्तिगत की बात है, इनर स्पीच की क्या है, प्राइवेट स्पीच की बात है। बताया ना, भाषा 3 तरह, सोशल लैंग्वेज और प्राइवेट लैंग्वेज और इनर। और प्राइवेट का मतलब क्या? निजी, खुद को निर्देश देने के लिए। हम बड़बड़ाते क्यों हैं? बार बार हम बोल रहे हैं, खुद के अंदर अकेले में बड़बड़ाते क्यों बात करते हैं? इस बात को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। कहीं न कहीं हमको समस्या फाइंड हो जाता है। कहीं न कहीं जब हम अकेले में या किसी के बिहेव करने में भी अगर इस तरह का बातें आती है,
ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम चीज को फाइंड कर लेते हैं कि देयर वाज माई मिस्टेक, वहां मेरा गलती था, खुद में निर्देशित करते हैं कि आगे इस तरह की घटना परिघटना दिक्कतें ना हो, इसलिए बरबराते हैं, हर कोई बढ़िया बरबराता है। यस या नो? ठीक, समझ में आया? ये भी सीधा सीधा था, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, चलिए देख लेते हैं। एक बात बताइए, अभी अभी हम आपको क्या पढ़ाएं? आपको जो हम पढ़ा रहे हैं, आप उस विषय वस्तु से सोचिए। आप दाएं बाएं जाइएगा, टाइम नहीं बचा है। कितने तारीख को एग्जाम है? 7 को एग्जाम है, और हम बहुत सारी चीज दे रहे हैं आपको। सीधे ले बाय गोट्स की बताएं तो जितना चीज बताए हैं सब चीज को दिमाग में रखना होगा। कभी सोशल दे देगा, चूज करना होगा ले बाय गोट्स की के हिसाब से। कल्चर को चूज करना होगा, सोशल कल्चर, और लैंग्वेज को। लैंग्वेज की जब बात आ जाती है तो लैंग्वेज में भी फिर भाषा में क्या आ जाता है? सोशल, प्राइवेट और इनर, इन चीजों को ध्यान में रखते हैं। इनसे जब निवृत्त होते हैं तब पता चलता है कि कोई स्टूडेंट है क्लास में, वो दिक्कत में आ जाता, जेडपीडी आ जाता है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, वो फंस जाना। जेडपीडी मतलब क्या? वो किसी प्रॉब्लम में फंस गया। अब वो फंस गया है तो कोई एमकेओ चाहिए। कोई क्या चाहिए? एमकेओ चाहिए, तो उससे ज्यादा जानकार आदमी हो, वो आएगा और उसको समझाएगा, वो एमकेओ का काम करेगा। वो जो काम करता है वो काम करने का तरीका क्या कहलाएगा? एस्केप होल्डिंग, जिसका हिंदी पार या मचान होता है। और इसमें जो है ये सारी चीजें जो है, कोलाबरेशन भी छिपा हुआ है कि नहीं, सहयोगात्मक, सहयोग न करते हैं जी, एस्केप होल्डिंग। ये सारी चीजें अगर लेव वाइगोत्स्की से रिलेटेड आपके दिमाग में नहीं नाचेगा निंदों में, तो क्वेश्चन कहां से सही कीजिएगा? बात समझ में आया? अब देखिए नेक्स्ट, बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? किसके द्वारा? सीधा सीधा झलक रहा है, हावर्ड गार्डनर। अब देखिए, बहुआयामी बुद्धि जो है, इसके बारे में मैंने पढ़ाया था ना, ये भी इंटेलिजेंस की बात है। किसकी बात है? इसको हम बताया था कि 8 प्रकार का होता है, बताया था ना। और 9वां जो है सो एक और जुट गया था, बताए थे ना पिछले क्लास में। तो अब जो है इसमें भी आपको जैसे ही पढ़ाया था, आपको इतना ध्यान में रखना चाहिए कि पहला में क्या होता है? लैंग्विस्टिक, ठीक है। उसके बाद मैथमेटिकल, ठीक है। उसके बाद और क्या होता है बताइए? विजुअल, विजुअल होता है, विजुअल होता है ना, देखने वाली। म्यूजिक आता है, इंट्रापर्सनल आता है, इंटरपर्सनल आता है। ये सब चीजें काइनेस्थेटिक, जो बॉडी को कंट्रोल करने का बुद्धि होता है, जो जिम्नास्टिक वगैरह होता है। बात समझ रहे हैं? तो जैसे हावर्ड गार्डनर को पढ़ा रहे हैं तो ये 8 प्रकार का बुद्धि होता है। बात समझ रहे हैं? इसको दिमाग में रोटेट होना चाहिए। ये क्वेश्चन को जैसे ही देखेंगे रोटेट होना चाहिए, क्योंकि ये बुद्धि का प्रकार है। आपके अंदर अगर बोलने का तरकीब है, आपके अंदर कोई फाइनेंस वगैरह, आप इकोनॉमिक्स में अगर कोई कर रहे हैं तो उसका भी बुद्धि है। कोई कनेस्थेटिक है, अगर जिम वगैरह करते हैं, कोई डांस करता है, कहीं ना कहीं अपने बॉडी को कंट्रोल ही करता है? कोई खुद से बात करके दिखाता है, अच्छा परफॉर्मेंस करता है। कोई दूसरों से बात करके अच्छा परफॉर्मेंस करता है। कोई विजुअल चीज देख करके, वीडियो देख करके परफॉर्मेंस करता है। कोई ऑडियो सुन करके अच्छा परफॉर्मेंस करता है। ये बुद्धि का एक प्रकार है। इसका ग्रेसअप किस क्षेत्र में ज्यादा है या कम है? बात समझ में आ रही है? तो इसका क्या हो जाएगा गार्डनर साहब? चलिए, अच्छा आ गया। फिर देखिए, स्टेटमेंट और रीजन वाली बात आ गई। इसमें भी हम एक चीज बहुत अच्छे से आप लोग को बताया है कि स्टेटमेंट और जो कारण है, ठीक है, कि दोनों के बीच में अगर क्योंकि का जवाब मिल रहा है तब तो ऑप्शन ए जैसे होता है, ए और बी दोनों सही है, कथन और कारण। और कथन का कारण जो है सही व्याख्या कर रहा है, ये होता है क्योंकि का आंसर मिल जाता है। तो हम यही प्रयास करते हैं आगे पढ़ने का। कथन देखिए, एक आता है, बच्चे भाषा को सीखने के लिए अनुवांशिक रूप से प्रसत होते हैं एवं पर्यावरण इससे कोई भूमिका नहीं निभाता। अब बताइए, ये इन्वायरमेंट के बारे में बोल रहा है, कोई भूमिका नहीं निभाता है। ऐसा कुछ भी है जिसपे इन्वायरमेंट का असर ना हो? यानी कि स्टेटमेंट सीधा सीधा क्या है? गलत है। गलत है ना? अब देखिए रीजन, देखिए कारण, देखिए भाषाई विकास केवल आनुवांशिकता का ही
उत्पाद है। अब एक बात बताइए, मतलब हेरिडिटी तय करेगा कि हम भाषा सीखेंगे कि नहीं करेंगे? ऐसा होगा? ये तो इन्वायरमेंट न होगा जी। हम पैदा हो गए, अब पैदा हुए थे, रोए थे, बस उतना ही इनफ था। उसके बाद का पड़ाव आता है सेस्वा काल, सेस्वावस्था, जन्म से 2 साल, जन्म से 2 साल। और इस उम्र में 100% अपने से दूसरे माता पिता पे, अभिभावक पे निर्भर होता है। मैंने बताया है, बताया है कि नहीं बताया है? इसका मतलब इस टाइम पीरियड में वही न अनुकरण से माध्यम से वो दूसरे से सीखेगा। अम्मा, पप्पा, दद्दा, 4 बार बोलो उसको, मुंह में मुंह सटा के दद्दा, तब वो एक बार हिम्मत करके वो बोलता है दद्दा, बोलता है ना। ठीक है, तो इसका मतलब ये बोल रहा है कि मतलब आनुवंशिकता का ही उत्पाद है। ऐसा तो नहीं है, ये इन्वायरमेंट का है कि नहीं? यानी कि रीजन भी इसका गलत है। यानी इसमें ए और आर दोनों क्या है, रॉन्ग है, गलत है। समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों के अधिगम एवं विकास के संदर्भ में कौन सा कारक संभावित जोखिम वाला है? ऑप्शन है, अध्यापकों की उनकी क्षमताओं के बारे में नकारात्मक सोच और उनकी प्रति बहुत कम उपेक्षा है। पाठ्य पुस्तकों की कहानियों में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि के बच्चे का मुख्य पात्र के रूप में प्रतिनिधित्व। जहां तक संभव हो सके विद्यालय में दिए जाने वाले ज्ञान और स्थानीय ज्ञान के बीच जुड़ाव पर बल। लास्ट है डी, कक्षा में भी जातीय आधारित समूह बनाना। ठीक है, तो एक जात का नहीं, सजातीय विजातीय, पढ़े नहीं है तब। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन, आप लोग क्या बनाए इसका? हाँ, सी, जहां तक संभव हो सके विद्यालय में दिए जाने वाले ज्ञान और स्थानीय के बीच जुड़ाव पर बल। अब देखिए आप लोग, सुनिए सुनिए सुनिए, आप लोग गलती क्यों किए हैं? यहाँ पे दिया है वंचित पृष्ठभूमि। अच्छा एक बात बताइए हमको, यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया हो वंचित पृष्ठभूमि, और वंचित मतलब क्या? हम बोलेंगे तुम्हारा क्लास वंचित कर देंगे, तुम्हारा, तुम ज्यादा उड़ो नहीं या बदमाशी मत करो, ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट मत करो, जैसे बोल रहे हैं उसको फॉलो करो, क्योंकि वही आपके लिए अच्छा हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, उस चीज से आपको वंचित कर देंगे। और इसमें बोल रहा वंचित पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि मतलब क्या? उसका क्षेत्र, वैसा माहौल, उसका जो ज्योग्राफिकल पार्ट होगा, बात समझ रहे, घर परिवार का जैसा स्थिति होगा, मतलब बहुत सारी सुख सुविधा से क्या होगा, वंचित होगा। क्या होगा, बहुत सारी सुख सुविधा से वंचित होगा। किसके तुलना में? एक समान बच्चे की तुलना में। बात समझ में आ रही है? वैसे परिवार से आने वाले बच्चे के अधिगम मतलब लर्निंग, विकास मतलब डेवलपमेंट के संदर्भ में कौन सा कारक संभावित जोखिम वाला है? अब बताइए, जोखिम वाला है। ऐसे लोग जो सामान्य, जो कल्चर के बच्चे होते हैं, समान परिवार के जो बच्चे होते हैं, मिडिल क्लास एटलीस्ट, तो उनसे नीचे तबके का, मतलब उनको बहुत तरह की सुख सुविधा क्या होगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, वहां से बच्चे आएगा। तो वैसे बच्चों के लर्निंग और डेवलपमेंट के संदर्भ में कौन सा कारक संभावित जोखिम वाला है? मतलब रिस्क लेने वाला। गलत, खराब भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। बोलते हैं ना, हम जोखिम नहीं लेंगे जान को, ठीक है, तुम अपना काम करो, हम जोखिम ना लेंगे, डायरेक्ट बोलते हैं ना जी। है तो जोखिम मतलब क्या, कुछ बुरा होना, कुछ निगेटिविटी वाली बात। तो कौन सा ऐसा होगा कि निगेटिव वाला बात है? तो फर्स्ट क्या, अध्यापकों की उनकी क्षमताओं के बारे में नकारात्मक सोच, ये तो सीधे गलत हो जाएगा। और पाठ्य पुस्तकों कहानियों में सुविधाजनित पृष्ठभूमि के बच्चे के मुख्य पात्र के रूप में प्रतिनिधित्व। जहां तक संभव हो सके विद्यालय में दिए जाने वाले ज्ञान और बीच में जुड़ाव बल, कक्षा में भी जातीय आधारित समूह बनाना। आप लोग क्या बनाए इसका? ए वाले कितने हैं? बी वाले? थर्ड? सी? अब जोखिम वाला बात कौन लग रहा है, बात बताइए तो। आप एक बात बताइए, जोखिम वाला नहीं लग रहा है कि यहाँ पे सुविधा वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों के मुख्य पात्र प्रतिनिधित्व?
हो गया ना। सी में क्या दिया हुआ है, जहां तक संभव हो सके विद्यालय में दिए जाने वाले ज्ञान और स्थान के बीच में जुड़ाव पर बल। ठीक है। और कक्षा में भी जातीय आधारित बनान समूह बनाना। बताइए। अच्छा एक बात बताइए, ए क्यों नहीं होगा? आप देखिए, उनकी क्षमताओं के बारे में नकारात्मक सोच, जोखिम वाला तो यही है, और उनके प्रति बहुत कम अपेक्षाएं। जो ए बनाए हैं उनका बिल्कुल सही है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ एक तो सुख सुविधा नहीं मिल रहा उस बच्चे को, वो लर्निंग और डेवलपमेंट के लिए कहाँ जा रहा है, आ रहा है, तो उसमें जोखिम नहीं लेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। एक विद्यालय लड़कियों को केवल संगीत और नृत्य प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। विद्यालय का यह दृष्टिकोण क्या दर्शाता है? जेंडर आधारित रूढ़िवादी धारणा, लड़कियों लड़कियों और लड़कों की सहजता योग्यता में वृद्धि करने की व्यवहारिक उपागम है। यह जेंडर संबंधी पूर्वाग्रह को दर्शाती है। यह प्रशासन के प्रगतिशील दृष्टिकोण को दर्शाती है। ठीक है। क्या होगा इसमें? देखिए, एक चीज सेंटेंस में झलक रहा है, केवल लड़कियों, केवल लड़कियों। और ये क्या पक्षपात वाली बात नहीं होगी या? ये पक्षपात वाली बात हुई कि नहीं हुई? तो क्या हो जाएगा? जेंडर संबंधी पूर्वाग्रह को दर्शाती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? मतलब लड़के और लड़कियों में विभेद करना, ये रूढ़िवादिता को क्या करता है? दर्शाता है। दर्शाता है कि नहीं दर्शाता है? और आज के डेट में क्या है, दोनों में कोई अंतर नहीं। यस या नो? चलिए सी वाले बिल्कुल सही। 14 नंबर देखिए। एक अध्यापिका पूरे वर्ष के दौरान अधिगम संबंधी गतिविधियों में संलग्न बच्चों की बारीकी से अवलोकन करती है, उनके कामों के नमूनों का संकलन करती है और प्रत्येक बच्चे के लिए अवलोकन डायरी भी रखती है। ठीक है। ऑप्शन देखिए, मानक एवं एकरूप, संकलात्मक एवं अध्यापक केंद्रित, सतत एवं समग्र, मानक आधारित एवं संदर्भ युक्त। क्या बना है इसका? सी वाला जो बनाया है बिल्कुल सही है। ठीक है। और ये आकलन आकलन के बारे में, जो असेसमेंट के बारे में मैं बताया था, असेसमेंट क्या होता है? देखिए 1 मिनट इसके बारे में आप सुन लीजिए। असेसमेंट, असेसमेंट जो है दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। फॉर्मेटिव, ठीक है। अब देखिए, इसका हिंदी क्या होता है? योगात्मक। क्या होता है? योगात्मक। फॉर्मेटिव मतलब पात्मक। ठीक है। अब देखिए, इसमें भी ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। फॉर्मेटिव, फॉर्मेटिव का मतलब हो गया कि आप अगर कुछ भी सीख रहे हैं, उस ड्यूरेशन अगर हो रहा है आकलन, सीखने के दौरान लर्निंग के ड्यूरेशन अगर हो रहा है, ठीक ना, तो वो क्या कहलाएगा? फॉर्मेटिव हो जाएगा। आकलन का मतलब क्या? कहीं ना कहीं मेरा जो पढ़ाया गया चीज है वो कितना हद तक आप सीख पाए हैं, क्वेश्चन कितना हद हाई लेवल का आप कितना जज कर पा रहे हैं सही आंसर को, ये एक असेसमेंट है। बात समझ रहे हैं? ये सीखने के ड्यूरेशन अगर होगा तो वो फॉर्मेटिव होगा, और अंत में अगर वो पूरा कहानी के अंत में अगर कुछ रिजल्ट आ रही है तो वो क्या हो जाएगा? सबमेटिव हो जाएगा, योगात्मक। जैसे आप सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, साथ को एग्जाम देंगे, उसका जो रिजल्ट होगा क्या कहलाएगा? समेटिव, योगात्मक कहलाएगा। बात समझ में आया? और फिर इसमें और भी चीज बताया था कि ऑफ बताया था, फोर बताया था, एज बताया था, एट बताया था। इससे भी रिलेटेड आपको थोड़ा बहुत
क्या करेगी सीबीएसई, आपको क्वेश्चन थोड़ा पैटर्न चेंज करके पूछ सकती है। 4 में हम बताए थे फॉर्मेटिव में 4 लगा हुआ है तो सीधे 4 मार देंगे, ठीक है। उसमें जब वो मार देंगे तो ऑफ सबमेटिव में लगा देंगे, ठीक है। और एज जो है खुद से सेल्फ वाली बात हो जाएगी, क्या हो जाएगी, खुद से आकलन, स्वयं से आकलन की बात होगी तो वहां पे एज लगाएंगे, ठीक है। और पियर्स ग्रुप में, इसमें पियर्स ग्रुप में अगर जो आकलन होगी सह समकक्ष के बीच में जो आकलन होगी उसमें एट का यूज करेंगे, ठीक है। और जितने भी आपका पेपर है, 5 पेपर है, 5 पेपर में ये असेसमेंट से क्वेश्चन आपको आएगी। क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, इवोल्यूशन, अब इवोल्यूशन भी इसमें शब्द है, तो ये सारा कहानी जब प्रोसेस खत्म हो जाता है तो लास्ट में इवोल्यूशन आता है। ये सारा कहानी खत्म हो जाएगा तो लास्ट में क्या आएगा, इवोल्यूशन आता है। बात समझ में आया कि नहीं? इसका में क्या हो जाएगा, सतत एवं समग्र, मतलब सीसीई, मतलब सीसीई, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन। बात समझ, व्यापक रूप से। कौन सा? हाँ, आप इतना ध्यान में रखिए ना, अभी मान लीजिए कुछ दिनों में हम डिस्कशन करवा रहे हैं और क्वेश्चन जहां से आया है उस क्वेश्चन से चैप्टर को हम कुछ मिनटों में हम चाहते हैं कि आप तो को रिवीजन करवा दें आप लोगों को, तो कम से कम इतना ध्यान में रखिए कि असेसमेंट 2 तरह का होता है, दिमाग में से ही, एक फॉर्मेटिव होता है और एक समेटिव होता है, ठीक ना। इन डिटेल थ्योरी क्लास में अच्छे से हम प्रोवाइड किए हुए हैं नोट्स विथ लेक्चर, ठीक है। तो अभी यहाँ देखिए 2 तरह का होता है। फॉर्मेटिव का मतलब ही हो गया रूपात्मक और समेटिव का मतलब हो गया योगात्मक। और ये काम जो है, कोई भी चीज अगर सीख रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, तो उस ड्यूरेशन, उस अंतराल सिर्फ क्या हो जाएगा, फॉर्मेटिव की बात होगी और उसमें 4 लगेगा, ठीक है। उसमें क्या लगेगा, 4। अगर कुछ भी बोल देगा कि फल एक्स विद्यार्थी फलना काम कर रहा, अगर बोल देंगे कि अगर एक्स नाम का विद्यार्थी कोई जेड नाम का काम जो है वो कर रहा है, उस दौरान फलना फलना चीज ये करके एक्स वाई जेड करके अंत में जो है सो ये चीज हुआ, ठीक है, तो बोलेगा कि वो किस तरह का असेसमेंट है, आकलन है। तो आप क्या लगाइए, फॉर्मेटिव लगाएंगे ना। बोले कभी भी अगर दौरान लगा दे, कोई चीज सीखने के दौरान, कुछ करने के दौरान, आप समझ रहे हैं, अगर उसका आकलन की बात हो, असेसमेंट की बात हो, उसमें हम क्या लगाएंगे, 4 का लगा देंगे, ठीक है। और समेटिव क्या हो जाएगा, योगात्मक। जैसे आप सीटेट का एग्जाम देंगे, इतना दिन से आप तैयारी कर रहे थे, इस पर एग्जाम से पहले जो आप सीखने का काम कर रहे हैं वो 4 का हो गया। आप जो उस दिन एग्जाम देने जाइएगा, स्कोर कार्ड आएगा, वो समेटिव का काम करके आएगा। क्लियर हुआ? चल, हम सीधा बताए हैं, ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। हम बताए हैं कि ये क्वेश्चन क्यों पूछता है, रूढ़िवादिता, पूर्वाग्रह से ग्रसित, ये सब चीजें आपसे जानना चाहता है। आप जो कल टीचर बनेंगे तो क्या क्लास में जाकर के आप पक्षपात वाली बात करेंगे? नहीं न करेंगे, तो आप अच्छा टीचर बनेंगे ना। तो ये नॉलेज आपको होना चाहिए कि ये रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह से ग्रसित काफी निगेटिविटी वाली बात है, काफी क्या है, निगेटिविटी वाली बात है। देख लेते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। देखिए ये चैलेंज वाली तो बात नहीं है, ये बात पूछ रहा, देखिए विद्यालय का यह दृष्टिकोण दर्शाता है, मतलब सीधे सीधे पूछ रहा है कि भैया जब आप अपने क्लास में सिर्फ लड़कियों को कोई एक गतिविधि के लिए प्रेरित कर रहे हो, क्या लड़की ठो अच्छा डांस करती है? ऐसी बात तो नहीं है, लड़का भी काफी आगे है कि नहीं है? तो मान लीजिए कि और विद्यालय विद्यालय में तो समावेशी कक्षा चलती है ना, विद्यालय में कौन सी कक्षा चलती है, समावेशी कक्षा चलती है, उसमें हर तरह के बच्चे होते हैं। जब हम बताए हैं समावेशी इंक्लूसिव टीचिंग में, तो बताए हैं कि एक छत के अंदर हर डिफरेंट डिफरेंट तरह के स्टूडेंट होते हैं, ठीक ना। और टीचर का काम होता है एक एक स्टूडेंट का समस्या को जानना,
एक एक स्टूडेंट की समस्या को जानना। आप समझिए कि और उसका समस्या सुन के उसका निदान भी करेंगे। और वो वंचित, सुविधा वंचित परिवार से अगर है तो एक शिक्षक होने के नाते हमारे स्कूल में जो भी पठन पाठन का सामग्री होगा, हम चाहेंगे कि उस बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट उसको प्रोवाइड किया जाए, प्रदान किया जाए। एक टीचर का ऐसा नॉर्म्स रहना चाहिए, मानसिकता रहना चाहिए, मनोवैज्ञानिक इतना उसका मजबूत होना चाहिए कि जितने भी चीज मैंने बताया है इसको फॉलो करे। अगर वो पक्षपात करेगा वो रूढ़िवादी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? बात यह है कि इसमें चैलेंज वाली बात है। और ये बोल रहा है कि क्या, कौन सा दृष्टिकोण प्रदर्शित होता है, क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको? चैलेंज होना या रूढ़िवादिता, जेंडर संबंधी पूर्वाग्रह को दर्शाता, क्या दिख रहा है? चैलेंज करना दिख रहा है। सीधे सीधे दिख रहा है कि जेंडर बाइस्ड वाली बात हो, प्रीजुडाइज वाली बात है कि नहीं है? इसलिए हम क्या किए, सबसे बेस्ट आंसर सी को चूज। ठीक है, क्वेश्चन अगर बदल जाता, क्वेश्चन बदल जाता तो हो सकता है कि वो भी आता आंसर। अब देखिए ये क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए इधर 15 नंबर, आकलन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है बच्चों को वायुयुक्त परिवेश में अध्ययन करने के लिए प्रेरित करना, बच्चों को धीमी गति से सीखने वाले प्रखर एवं समस्यात्मक रूपों में चिन्हित करना, अधिगम पर विश्वसनीय प्रतिपुष्टि देना, कक्षा में प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित करना। आप लोग क्या बनाए हैं इसमें? बच्चों को वायुयुक्त परिवेश में अध्ययन करने के प्रेरित करना। देखिए आकलन, आकलन असेसमेंट, ये क्या है? अभी तुरंत पढ़ा है ना कि असेसमेंट का मतलब क्या है। कहीं न कहीं बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। असेसमेंट का हिंदी क्या होता है? आकलन, आकलन होता है ना। और कहीं न कहीं ये जरूरी होता है कि जो क्लास का गतिविधि है, क्लास का क्या है? गतिविधि है। उस गतिविधि में हमारा स्टूडेंट, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनमें कितनी बदलाव आया है, कितनी बदलाव आया है। दैट मीन्स कि आप इनिशियल स्टेज पे जब आप सेट बनाते थे तो आपको 70 75 जो भी आता था, और आज बना रहे हैं तो लगभग 100 के आसपास आ रहा है, 90 प्लस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कहीं न कहीं उस तरह का असेसमेंट, आकलन जो होती है वो सीखने के लिए होता है, जिसमें फॉर्मेटिव की हमने बात किया। ठीक है, और जब सारा कहानी खत्म हो जाए, अंतिम में जब रिजल्ट होता है, पेपर पेन की बात होती है, लिख पढ़ के समेटिव जोड़ जाड़ के नंबर, तो वो क्या हो जाएगा? समेटिव हो जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन और पूछ सकता है आपसे, कभी कभी फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों का परसेंटेज पूछता है कि लास्ट में बोले ना कि जब सारा कहानी खत्म हो जाएगा तो क्या होता है? इवोल्यूशन होता है, मूल्यांकन होता है। तो वो मूल्यांकन होने के लिए, मूल्यांकन होने के दोनों का परसेंटेज का रेशियो क्या है, यो पूछता है। तो जान लीजिए कि फॉर्मेटिव में 40% हिस्सेदारी होता है, ठीक है, और समेटिव में 60%। और रेशियो की अगर बात करें तो 2:3 आता है, यानी कि ये फॉर्मेटिव और ये समेटिव। बात समझ में आया? ये एक यूनिक चीज था, आपको पूछ सकता है। क्या आ जाएगा जी? आकलन क्यों है? अधिगम पर विश्वसनीय प्रतिपुष्टि देना। कहीं ना कहीं तो हम आकलन करेंगे क्यों? अभी अभी हम फिर बताए हैं, आकलन मेरा इसलिए करना जरूरी है क्योंकि आपके अंदर क्या नॉलेज में चेंजिंग आया है। आज जितना स्कोर कर पा रहे हैं, आज तो बता रहे हैं जितने चीज, कल जो आप सेट बनाइएगा तो ये इस तरह के क्वेश्चन में जहां पे आप मिस किए हैं, अगले सेट में आप इस सब तरह के क्वेश्चन में मिस नहीं करेंगे। तो मतलब आकलन जो हो रहा है वो सही हो रहा है ना, प्रतिपुष्टि की बात हो रही है ना, और सीखने के दौरान होता है आकलन, होता है कि नहीं होता है? मेन रीजन यही है। समझ में आया? हाँ, आपको अभी अभी मैंने बताया है कि आपका जो हम टेस्ट ले रहे हैं, ये टेस्ट क्यों लिए? आपका असेसमेंट कर रहे हैं ना। जितने भी लोग को थियोरी क्लास मैंने पढ़ाया है और आज हम डिस्कशन करा रहे हैं, इससे हमको क्या निकल रहा है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे क्लास में, सबका आकलन हो रहा है कि कौन किस पानी में कहाँ खड़े हैं, यही ना है। और ये होता है सीधे सीधे प्रतिपुष्टि के लिए। हम देखिए रहे हैं ना, स्कोर आपका हो रहा है ना।
तो ऑप्शन जो झलकेगा उसको मारना है। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, विद्यार्थियों में पाए जाने वाली व्यक्तिक विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए विद्यालयों को किस तरह का क्या शिक्षण शास्त्रीय युक्तियां अपनानी चाहिए। ऑप्शन है ए, सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या और आकलन अपनाना, विद्यार्थियों को उनकी संज्ञानात्मक योग्यताओं के आधार पर वर्गीकृत करना और उन्हें पृथक अनुभागों में पढ़ाना, लचीलेपन का भाव रखते हुए बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पोषित करना, यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को दूर किया जाए। क्या होगा इसका ऑप्शन, क्या मराए हैं, सी वाले जो भी है बिल्कुल सही है। ठीक है, और देखिए इसमें एक मिनट सुनिए, इसमें दिया हुआ है विद्यार्थियों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नता क्या मतलब, इंडिविजुअल डिफरेंस। अभी अभी हमने बताया कि समावेशी कक्षा में हर तरह के बच्चे होंगे, यानी कि अभी भी मेरे क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्या सब सिमिलर हैं एक दूसरे से, मतलब हर कोई दूसरे से भिन्न इंडिविजुअल है। कोई एक क्षेत्र में बहुत तेज होंगे, कोई दूसरे क्षेत्र में मंद होंगे, वो तीसरे क्षेत्र में आगे तेज होगा ना। ये व्यक्तिगत विभिन्नता को क्या करता है, दर्शाता है कि नहीं दर्शाता है। और कहीं ना कहीं आपको जब हम विकास का प्रिंसिपल्स पढ़ाए थे तो उसमें हम बताए थे कि नहीं, निरंतरता का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता, एकीकरण, ये सब पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे, उसी चैप्टर से उठा करके आया है। तो अब देखिए जब हम बताएं कि जब क्लास में समावेशी क्लास में डिफरेंट बच्चे होंगे, इंडिविजुअल डिफरेंस होगा, तो टीचर को हर किसी एक एक के जा करके ना समस्या समझेंगे जी, समझेंगे ना, बिल्कुल समझना है, इग्नोर नहीं करेंगे, उसका समस्या को समाधान भी करेंगे, हम उसको जानेंगे पहचानेंगे तब तो समाधान करेंगे। और इस बात को हमको ध्यान रखना होगा। तो ऑप्शन में आपको क्या लगता है एक अच्छे टीचर को कौन सा रोल प्ले करना चाहिए, सी इसमें दिया लचीलेपन का भाव रखते हुए बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पोषित करना। जो विभिन्नता है बहुत सारे, पोषित मतलब क्या, एनवायरमेंट की बात कर रही है, ऐसा एनवायरमेंट देंगे, एकदम सही है। लचीलेपन का भाव रखते हुए, हम बोले हैं ना कि लर्निंग जब भी होगा फ्लेक्सिबल होगा, लर्निंग कैसा होगा, फ्लेक्सिबल होगा, लचीलापन आएगा, और जो झलकेगा उसी को न मारिएगा जी। यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चों के व्यक्ति विभिन्नताओं को दूर कर दिया जाए। किसी जन्म में हम कर सकते हैं कौन थे जी, आप एक बात बताइए, आप दोनों में व्यक्ति विभिन्नता हम कब दूर करेंगे, इसके लिए हमको अगला जन्म लेना पड़ेगा, नहीं कर सकते हैं, 100% कभी नहीं कर सकते हैं। इसमें सीधा लिया सुनिश्चित करना, फिक्स कर देंगे। आप पढ़े नहीं ऑप्शन ढंग से, यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चों को व्यक्तिगत विभिन्नता को दूर कर दिया जाए, दूर किया जाए, सुनिश्चित, ये फिक्स कर दें, नहीं हो सकता है। सीधी सीधी बात है कि एक टीचर का अच्छा रोल क्या होना चाहिए। आप जब भी एक चीज और समझिए, आज बहुत बेहतर चीज बता रहे हैं, आप जब भी सीटेट का कम से कम सीडीपी का जब आप क्वेश्चन हाथ में लेते हैं, जब पढ़ रहे हैं ना क्वेश्चन, तो आप विद्यार्थी को सामने रख करके उसको पढ़िए, समझिए क्वेश्चन को, ठीक है। और ऑप्शन में आप समझिए कि हम उसका दुख हरने वाला भगवान है, उसका दुख हरने वाला भगवान है। सबसे बढ़िया तरीका से दुख किस तरीके से हरा जा सकता है, चार में से वो दिखेगा, ठीक है, जो दो को दिखेगा लेकिन एगो ज्यादा ताकतवर होगा। क्लियर है। तो आपको नहीं लगता है कि फ्लेक्सिबल क्लास में, हम अपने क्लास में सबको देते हैं, बोलने के अवसर देते हैं कि नहीं देते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी दे, लचीलापन देते हैं कि नहीं देते हैं, और व्यक्तिगत विभिन्नता को पोषित करना। जो भी व्यक्तिगत विभिन्नता है, मान लीजिए कि अब विभिन्नता की ही बात होगी, या तो पठन पाठन में भी विभिन्नता होगा, सकल सूरत में तो सबका विभिन्नता है ही, है कि नहीं है, लेकिन पठन पाठन में भी तो विभिन्नता होगी। तो शिक्षक का काम है उसको एक एनवायरनमेंट दे करके उसको दूर करने का एक काम किया। क्लियर है। चलिए नए क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अवदान कमी, अति सक्रियता, व्यतिक्रम वाला बच्चा किस तरह की विशेषता दर्शाता है। एडीएच का मतलब क्या हो गया, अटेंशन डेफिसिट
और क्या हाइपर एक्टिविटी और डिसऑर्डर। ये होता है, आप इसको समझिए, ये पिछले क्लास में पिछले लेक्चर में भी हमने बताया था। इसका मतलब ही होता है कि उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहा, मानसिक संतुलन सही नहीं रहता है, वो बहुत हड़बड़ा जाएगा। वो मतलब समझिए कि एक नॉर्मल बच्चा जिस तरह का व्यवहार करता है, एडीएच वाले जो बच्चे हैं ये उस तरह का व्यवहार नहीं करते हैं। बात समझ गए? कहीं ना कहीं असक्षमता वाली बात आ जाती है। क्या आ जाती है? मतलब डिसेबिलिटी वाली, डिसेबिलिटी ऑर्डर की जब बात कर रही है तो आपको नहीं लगता है कि वो मतलब एक सही ऑर्डर में काम नहीं कर पाना? डिसऑर्डर का मतलब क्या? ये जो डिफॉल्ट डिसऑर्डर है इसका मतलब क्या? ऑर्डर में काम नहीं कर रहा है, यही ना हो रहा है। और इसमें दिया हुआ है कि बच्चे का बात किया तो बच्चे के अंदर नहीं डिसऑर्डर वाली बात है। तो अब देखिए तो इसमें क्या, बैठकर चुपचाप काम करने की प्रतिशत, आसानी से विचलित होने की प्रवृत्ति, दूसरों को ध्यान पूर्वक सुनने की प्रतिशत, बिना रुके लंबे गद्यांश पढ़ने की क्षमता। अब देखिए बिना रुके लंबे लंबे समय गद्यांश पढ़ने की क्षमता, ये तो ऑर्डर में काम कर रहा है ना, ये नहीं होगा। दूसरों को ध्यान पूर्वक सुनने की प्रतिशत, एक ऑर्डर है मैंने सुन रहा है, क्यों नहीं होगा? आसानी से विचलित होने की प्रतिशत, हम क्या बोले कि इसमें समायोजित करने की क्षमता नहीं होती है। बात समझ में आया? ऑप्शन बी इज राइट। अब ये देख लेते हैं, बैठकर चुपचाप काम करने, अब यो एक ऑर्डर में ना काम कर रहा है, बीमारी है डिसऑर्डर का, बाकी तीन ऑप्शन है ऑर्डर में, डिसऑर्डर की तो बात यही कर रहा है, बी नंबर। तो बी नंबर है आसानी से विचलित होने की परिस्थिति। आपको बोले ना कि वो मेंटल डिसऑर्डर होता है, वो कोई भी चीज को समाहित नहीं कर पाते, अगर उसको खड़ा करके उसका नामे पूछेंगे तो वो हकला जाएगा टेंशन में। बात समझ रहे हैं कि नहीं यार? क्लियर हुआ? अटेंशन डेफिसिट नहीं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। क्या दिया? अटेंशन डेफिसिट हाइपर हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। देख लिए? 18 नंबर देखिए, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? अब क्वेश्चन है प्रतिभाशाली बच्चों के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन दिया है, उन्हें स्वेच्छा से चयन किए गए उच्च स्तरीय और मौलिक पाठ्य सामग्रियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, अन्य विद्यार्थियों से अलग उनकी पृथक रूप से पहचान बनाने पर जोर देना, उन्हें बाह्य पारितोषिक देकर अभिप्रेरित करना चाहिए, विद्यालय द्वारा उनके लिए अभिकलित लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए उन पर दबाव डालना चाहिए। क्या बनाए आप लोग? ये बनाए हैं? बिल्कुल ये सही, क्योंकि देखिए ये गॉड गिफ्टेड की बात है, प्रतिभाशाली बच्चे हैं, कोई भी चीज को बहुत मतलब फास्ट फास्ट बहुत फास्ट कम कर लेता है। बात समझ रहे हैं? मतलब नॉर्मल विद्यार्थी से वो बहुत फास्ट रहता है। अगर होमवर्क की अगर बात करें तो आप नागा मार देंगे होमवर्क बनाने में, लेकिन जो प्रतिभाशाली बच्चे होंगे वो नागा नहीं मारेंगे। ठीक है? और प्रतिभाशाली बच्चे का एक और खासियत है कि वो पंचुअल होते हैं। क्या होते हैं? पंचुअल होते हैं। इसका मतलब अगर कोई भी स्टूडेंट अपने काम के प्रति पंचुअल है तो वो प्रतिभाशाली बच्चे कहलाएंगे। क्लियर है? में दिया है, रमन कक्षा 4 में पढ़ता है, उसे कम दिखता है तथा उसे पाठ्य पुस्तक से पढ़ने तथा कार्य करने में कठिनाई होती है, उसके अध्यापक को क्या करना चाहिए? ए में दिया हुआ है, उसके अभिभावकों को उसका काम पूरा करने की सलाह देना चाहिए। ठीक है? उसे पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने और अपना काम करने से अस्थायी छूट दे देनी चाहिए। नेक्स्ट है, उसे पाठ्य पुस्तक के पाठों की रिकॉर्डिंग उपलब्ध करवानी चाहिए, उसे अपने क्या है सहपाठियों की कापियां काम काम उतारने के लिए दे देनी चाहिए। अब एक बात बताइए, इसमें दिया हुआ है कि उसको कम दिखाई देता है,
देखबे नहीं करता है, तो क्या करेंगे सबसे ज्यादा? अरे जो नहीं देखेगा तो शिक्षक बोले ना कि उस युक्ति का, समस्या का, अगर मेरा समावेशी कक्षा होगा, अगर इस तरह की गतिविधि का कोई बच्चा होगा तो हम क्या करेंगे उसमें? अगर इसको ऑप्शन, अगर कहा गया रिकॉर्डिंग, सी को छोड़ दें, बाकी कोई भी फिट बैठ रहा है जिसको दिखाई नहीं देता है, एक ही ऑप्शन है कि उसको नहीं दिख रहा है, तो हम ऐसा काम करेंगे कि उसको कान भगवान दिया उससे सुनेगा। यही बात होगा ना? ऑप्शन में जो लग रहा है सीधा सीधा वही देंगे। हाँ बहुत अच्छा, चलिए नेक्स्ट। एक प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के रूप में आप कक्षा में अधिगम निस्सत्ता वाले बच्चों की सहायता के लिए आकलन की कौन सी युक्ति का प्रयोग करेंगे? यदि आप अधिक से अधिक लेखन कार्य वाले परीक्षण पत्र बनाएंगे, प्रदत्त कार्यों को मूल्यांकन करने के लिए लिखावट को एक मानदंड देंगे, प्रदत्त कार्यों के मूल्यांकन में बर्तनी को महत्व नहीं देंगे, लेखन कार्य का समय घटा देंगे। क्या बनाए आप लोग? देखिए प्राइमरी स्कूल की बात है। किस स्कूल की बात है? प्राइमरी स्कूल की बात है, और उसके टीचर की बात के रूप में बोलता है कक्षा में आप अधिगम निश्चितता वाले बच्चों की सहायता के लिए आकलन की कौन सी युक्ति काम करेंगे? अधिगम, लर्निंग में प्रॉब्लम क्रिएट होना, सीखने में दिक्कत, बात समझ रहे हैं? तो बोल रहा है युक्ति मतलब कौन टेक्निक, इक्विपमेंट, जो भी इंस्ट्रूमेंट है कौन सा हम यूज करेंगे। इसमें क्या होगा? आप लोग क्या बनाए इसमें? इसको मान लीजिए लर्निंग का दिक्कत है, उसको कौन सा इक्विपमेंट करेंगे? लेखन का कार्य का समय घटा देंगे। घटाने वाले तो बिल्कुल चल जाएगा, बढ़ा देंगे वो तो ज्यादा ठीक है। अगर लर्निंग में दिक्कत है उसका समय घटाने के बदले बढ़ा देंगे तो बेटर होगा, तो ये तो खत्म हो गया। ठीक है, अब देखिए प्रदत्त कार्यों के मूल्यांकन में बर्तनी को महत्व नहीं देंगे। अब देखिए सुनिए, अब यहाँ ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, और सी इज राइट। अब देखिए इसका मतलब ये प्राइमरी स्कूल की बात कर रही है। किस स्कूल की बात कर रही है? कौन सी स्कूल की बात कर रही है? ये प्राइमरी स्कूल की बात कर रही है। और प्राइमरी स्कूल में लर्निंग में दिक्कत आना, अगर उसको मान लीजिए कि अगर एक एक चीज पे अगर हम ध्यान देंगे तो उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। अगर उसको थोड़ा, बता तो रहे हैं कि अगर उसका इंटरेस्ट चाहेंगे कि हम खत्म ना हो, थोड़ा क्लास को रोचक बनाए, थोड़ा कुछ चीजों को नजरअंदाज करेंगे, क्योंकि बच्चा है, बात समझ रहे हैं? बहुत सारी चीजें हम ऐसे ऐसे स्टूडेंट को देखे हैं तो आफ्टर 10th आफ्टर 12th हिंदी अच्छा लिखना सीखा है, लेकिन पास कर गया था वो पहले, बात समझ रहे हैं? लेकिन जिस तरह से वो उसका आकलन हुआ 9th 10th में, 11th 12th में, अगर उसका बचपने में करते, हो सकता था वो जलील फील करता, उतने अंदर से बिल्कुल छोड़िए देता पढ़ना, हो सकता था ना। इसको हम क्या करेंगे? महत्व नहीं देंगे। किस क्लास में? स्पेशल केस है, प्राइमरी की बात है, ठीक है? लेकिन फिर जैसे प्राइमरी से आप आगे बढ़ेंगे, इन सब चीजों को बहुत बारीकी से ध्यान दिया जाता है। हाँ, स्पेलिंग, हिज्जा, हिज्जा समझती है ना? अब बोलेंगे कलम कलम, वही था। नेक्स्ट देखिए 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी युक्तियां सार्थक अधिगम को समुन्नत करने के लिए प्रभावशाली है? क्या दिया? उदाहरणों और गैर उदाहरणों का प्रयोग, विद्यार्थियों के प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों को किसी दूसरे की अवधारणा समझाने के लिए कहना, बच्चों को अपने निष्पादन की दूसरी बच्चों से सतत रूप से तुलना करने के लिए उकसाना। आप लोग बताइए क्या बनाए हैं? सी नंबर 2 3, 1 2 3, 1 2 3। देखिए इसमें तुलना दिया हुआ है, कंपेयर करना इज नेगेटिव, ये गलत हो गया। आप लोग एकदम सही हैं, आप लोग बहुत समझदार हो गए हैं जी। नहीं नहीं,
क्वेश्चन तो हमको कुछ खास नहीं लग रहा है आज का। है मिल जाता है तो नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। देखिए नया क्वेश्चन देखिए 22 नंबर कथन देखिए, क्या अहमद प्रभावशाली समस्या समाधान को सुमनत करने के लिए अपनी कक्षा के बच्चों को समानांतर रूप से सोचने के लिए कहता है। ठीक है, कारण दिया है बच्चे सार्थक तरीके से सीखते हैं जब अध्यापक उन्हें मौका देते हैं और कि वे पहले से जो जानते हैं उससे संबंध बनाएं। ये तो हम बोले हैं कि आप हम कभी भी कुछ पढ़ाएंगे तो पहले प्रीवियस नॉलेज का थोड़ा बहुत हम जिक्र करेंगे, दोनों पूर्व ज्ञान और वर्तमान ज्ञान के बीच में संबंध स्थापित हम करेंगे, ऐसा हम बताए ना। इसका मतलब दोनों सही क्या है, समानांतर मतलब कि एक साथ, मतलब बोलेंगे ना कि इस क्लास में जितने भी बच्चे हैं, इस क्लास में जितने बच्चे हैं, अगर हम कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो हम बोलेंगे पैरेलली सबका डेवलपमेंट करवा रहे हैं, लर्निंग करवा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पैरेलली करवा रहे हैं। हाँ दोनों सही है। बात यहाँ पे ये है, देखिए क्वेश्चन देखिए फिर से आप लोग करते हैं, यही क्वेश्चन है ना, ऊपर 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 है ये। फिर से देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है, प्रभावशाली समस्या समाधान को समन्वित करने के लिए अपनी कक्षा के बच्चों को समानांतर रूप से सोचने के लिए कहता है। ठीक तो कहता है, हम तो अगर कोई टॉपिक से खड़े हो जाइए आप, ठीक है, आप बताइए विकास क्या होता है। बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। बात यहाँ पे है कि अगर कुछ भी बैठिए, अगर हम कुछ भी पूछते हैं, अगर कुछ भी पढ़ा रहे हैं तो हम पैरेलली सबके लिए इक्वल काम नहीं कर रहे हैं। और हम कोई भी थॉट प्रोसेस, जैसे कि हम बोले थे एक दिन क्लास में हो गया था अच्छा खासा जानकारी, इन्वायरमेंट का परिभाषा पूछे तो जितने भी स्टूडेंट थे सब मजेदार परिभाषा सब दिए थे, दिए ना। लेकिन अगर हम कोई थॉट्स बताए थे कि हम कितना लिखेंगे इन्वायरमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, हम कितना एग्जाम्पल संदर्भित करेंगे, थक जाएंगे ना हम। इसलिए हम बोले थे कि एक काम कीजिए, सब चीज को एक साइड रखिए, अपने आप को खाली साइड कर लिया, लिखिए कि खाली हमको अलग कर दीजिए और जितना भी चीज बच गया वो वातावरण कहलाएगा। ये बताए थे ना। तो क्या इसमें पैरेलली सब सोच नहीं रहे थे हमारे थॉट्स पे, इतना बताइए ना, आप समझ पा रहे थे कि नहीं, सोच पा रहे थे ना। आप दूसरा चीज सोच रहे थे, वही बात सोच रहे थे, पैरेलली चल रहे थे ना। और मेरा पैरेलली सबको उठाना भी एक काम है कि नहीं है, समझ में आई बात। चलिए नेक्स्ट एनईपी पे क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपागम से किस उपागम के लिए शिक्षा शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है। ठीक है, ए है संरचनावादी व्यवहारवादी, रटने पर आधारित अधिगम, अवधारणात्मक समझ, खोजबीन आधारित अधिगम, ड्रिल और अभ्यास, अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन। इसमें देखिए जब एनईपी 2020 पढ़े, एनसीएफ पढ़े, निपुण भारत पढ़े, एफएलएन पढ़े, जितना भी चीज अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें एक चीज संबंधित आता है, इसमें कौन कौन कट सकता है उसके। एक बात बताइए तो, खोजबीन आधारित ड्रिल अभ्यास, नहीं वो नहीं बता रहे, ड्रिल अभ्यास, ड्रिल अभ्यास तो करना ही नहीं। ठीक है, कहीं ना कहीं इसमें से हमको दिख रहा है कि रटने पर आधारित से अवधारणात्मक समझ, मतलब इस रटने फटने वाली चीज को आप छोड़ो और अंडरस्टैंडिंग पे आप रटने वाली चीज को आप साइड हटाओ, आप अंडरस्टैंडिंग पे आओ। क्योंकि सरकार भी चाहती है कि बच्चों में रियल लर्निंग जो उसके जीवन से जुड़ा हुआ, इसलिए तो बोलते हैं कि बच्चा एक्चुअल में अच्छा जानकारी कब प्राप्त करता है, समाज के साथ अपने सहपाठियों के बीच
अंतः क्रिया के माध्यम से हम ज्यादा सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं। और एनईपी 2020 भी भर के यही कहता है कि लर्निंग बाय रोट खत्म, मारना पीटना वो सब खत्म, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, इस सब चीजों की बात हम करते हैं कि नहीं करते हैं। तो किस ओर हो जाएगा, रटने पर आधारित अधिगम से अवधारणात्मक समझ, मतलब इस ओर से इस ओर अनुशंसा करती है, बदलाव का, बदलने की बात समझ रहे हैं। सबसे बेस्ट झलक रहा है। बोल रहा है कि कौन सा मतलब बोल रहा है, देखिए शिक्षण शास्त्रीय, ये आप देखिए ये एजुकेशन की बात कर रही है, शिक्षण शास्त्र एजुकेशनल, बात को समझिए, बदलाव की अनुशंसा की है। हम क्या कहेंगे, रटना इज ट्रू, लर्निंग बाय रोट जो है सही है। इस अवधारणा को खत्म करके अंडरस्टैंडिंग की ओर न काम करने के लिए कहा गया है जी टीचर लोग को स्कूल में। कौन क्या होगा, बदलने की नहीं है, बदलाव। तो रटने वाला चीज से ऊपर उठ करके हम अंडरस्टैंडिंग पे जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कह सकते हैं, बहुत लोगों का सही हुआ। अनुशंसा मतलब हुआ कि कुछ बोलना, कुछ डिसाइड करके बताना, ठीक है। बोलते हैं ना एक्स वाई जेड कुछ भी, ये अनुशंसा ऐसा कर रहा है, आपको भी उसको क्या करना है, एक्सेप्ट करना, ग्रहण करना है, और उस तरह से हमको काम करना है। जैसे हमारा कोई अभी जैसे इंडियन पैनल कोड जो है अभी चेंज हुआ है कि नहीं हुआ, धारा वगैरह कुछ कुछ पुराना धारा और नया में चेंज हुआ कि नहीं। तो हम बोले कि सरकार जो है अनुशंसा करती है अब ये नए पैटर्न को लागू कर दीजिए, वो कह रही है ना, बात को समझ। हाँ, नया क्वेश्चन हल्ला नहीं कीजिए। 24 नंबर देखिए, इनमें से कौन सा तार्किक चिंतन में योगदान नहीं देता है, इनमें से कौन सा तार्किक चिंतन में योगदान नहीं देता है। तार्किक मतलब क्या, लॉजिक, लॉजिक की बात हो गया, चिंतन मतलब थिंकिंग, ठीक है, योगदान मतलब क्या अपना कर रहा है, काम दे रहा है। विचारात्मक किसी कथन के संदर्भ में पूर्वानुमानों की पहचान करते हैं और उन्हें चुनौती देते हैं। बी है, विचारक कथनों में तथ्यों की सत्यता और तर्क की संगतता की जांच करते हैं। विचारक परिस्थिति के संदर्भ पर विचार नहीं करते हैं, विचारक कल्पना करते हैं और विकल्प तलाशते हैं। इसमें से आप क्या बनाएं, क्या मैं इनमें से कौन सा तार्किक चिंतन में योगदान नहीं है। विचारक परिस्थिति के संदर्भ पर विचार नहीं करते, बिल्कुल सही, ये वाले बिल्कुल सही। चलिए नया देखिए, मीरा विद्यालय के बाद गिटार का अभ्यास करती है, वह इस कार्य से प्रेम करती है और उससे संतुष्ट देता है। क्या यह दर्शाता है, बाह्य, आंतरिक, आवाज और शारीरिक। क्या बोले, पक्का। हाँ, बात भी सही है, आप लोग एकदम 100 नहीं 110% सही है। ये हम बताए थे कि मोटिवेशन दो प्रकार की होती है। मोटिवेशन कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, एक इनर मोटिवेशन, एक आउटर मोटिवेशन। अगर आउटर मोटिवेशन किसी का भाषण उसन सुन लिए हैं तो 1-2 घंटा तो पूरा जोशीला जोश में खड़े रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको अंदर से आवाज आई है ना, बड़ा मेहनत से हम यहाँ पढ़ रहे हैं, सीटेट इस बार पास हो ही जाना चाहिए, जल्दी से नौकरी लग ही जाए, माँ बाप बहुत खुश होंगे, बात समझ रहे हैं। ये अंदर से मोटिवेट आता है, 2 बजे रात में उठ करके सेट बनाना स्टार्ट करते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा, आपका नहीं हो रहा तो आपकी गलती है, ठीक है, आप कहीं और बिजी हैं। चलिए इस पे आते हैं, आंतरिक प्रेरणा क्या हो जाएगा, इनर। जहां रहिए, अगर क्लास में है तो शरीर और मेंटल, फिजिकल और मेंटली दोनों रूप से यहाँ रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में सामाजिक भावात्मक अधिगम को सुन्नत करता है। ऑप्शन है, शिक्षार्थियों में प्रतियोगिता को बढ़ावा देना, जबरदस्ती थोपे गए अनुशासन का प्रयोग, सदानुभूति रखने एवं बात सुनने वाले अध्यापक, अच्छे अंक लाने का दबाव। अब ए कितने वाले हैं, ए हाथ खड़ा करें, ए
शिक्षार्थियों में प्रतियोगिता को बढ़ावा देना। हम क्या बोलेंगे, प्रतियोगिता को बढ़ावा दे देंगे? हम काम का चीज करेंगे कि एक्चुअल आपका नॉलेज डेवलप करे। तो ए जो बना है वो गलत है, ठीक है। बी वाले कौन है? आप हैं, ठीक है। जबरदस्ती थोपे, जबरदस्ती कर देंगे, मतलब जबरदस्ती इज निगेटिव, मतलब फोर्सफुली हम कुछ नहीं कर सकते। अभी कहाँ बोले कौन सही होगा, हम बोल रहे हैं कि यो गलत होगा, बढ़ावा देना यो गलत हो गया। अच्छे अंक लाने को बढ़ावा, मतलब हम पढ़ा रहे हैं कि अच्छा नंबर लाओ, रट मतलब लर्निंग वाला बात चल गया ना, ड्रिल वाला बात चल गया ना, तो निगेटिव हो गया। बच क्या गया? कम से कम अगर मेरी इतना दिन आप लोग क्लास किए हैं, थियरी क्लास में आप लोगों को इतना बारीकी से माइक्रो लेवल पे मैंने पढ़ाया, जो भी टॉपिक पढ़ाया माइक्रो लेवल पे पढ़ाया, उसका मतलब क्या था? आप में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करे। सामने वाला क्वेश्चन कितना भी घुमाए, आपको नहीं घूमना है, यही बताया था। और इसमें देखिए अगर हमारे थॉट्स को आप जानते हैं तो पकड़िए क्वेश्चन में सामाजिक भावात्मक, सुनिए, सामाजिक भावात्मक यानी सोशल। और सोशल का तो मतलब ही होता है कि एक नॉर्म्स होता है, अच्छे लोग बुरे लोग सब तरह का जानकारी लेना, और अच्छे लोगों का रिस्पेक्ट करना, अनुकरण के माध्यम से सीखना। गलती करेंगे तो उतना सजा मिलेगा, सजा मिलेगा, फिर मोटिवेट भी करेगा कि तुम और आगे करो और बेहतर करो, यही सब ने बात होती है। तो कहीं ना कहीं समाज में क्या होता है, एक दूसरे को सुनने सुनाने वाली बात होती है कि नहीं? शहर नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो कुछ नहीं पूछेगा। समाज जो सोशल में है, सोशलाइज कोई भी है, में सब कोई सब किसी का ध्यान रखता है, ठीक है। इसमें नहीं तदानुगी रखने एवं बात सुनने वाले अध्यापक, होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब सी वाले जो बनाए हैं बिल्कुल सही है। और ए, सबसे बड़ी बात है कि ए वाले कैसे आप लोग टिक किए हमको समझ में नहीं आ रहा है। लाइक करना, हाँ, ठीक है। बात को समझिए, इसको जो बनाए हैं कहीं से दिमागी काम नहीं कर रहा था उस स्टूडेंट का, तो ए ऑप्शन बताए हैं। हमेशा बोले हैं कि क्लास में हमको कंपटीशन नहीं बढ़ाना, हम अंडरस्टैंडिंग पे काम करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विद्यार्थियों की त्रुटियों के विषय में कौन सा कथन सही है? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। त्रुटियों त्रुटियों से अध्यापकों को कमजोर और कुशाग्र विद्यार्थी को वर्गीकृत करने की सहायता मिलती है। त्रुटियों के आधार पर अध्यापक विद्यार्थियों को फेल करने का अपना समय बचा सकते हैं। त्रुटियां अध्यापकों को विद्यार्थियों की सोच समझने का अवसर देती है। विद्यार्थियों को सही उत्तर बार बार लिखने के लिए कहकर त्रुटियों को तुरंत दर कर देना चाहिए। क्या बनाए हैं? यानी कि अवसर जैसे ही देखे, आप एक बात बताइए, सोच समझने का अवसर देती है। बात है कि आप अगर कुछ हो, लॉजिक समझिए, हम जब क्लास आप लोग का लेक्चर लेते हैं तो क्या हम आप लोग से पूछते हैं कि नहीं? पूछते हैं ना। अब पूछते हैं तो क्या आप 100% सही जवाब देते हैं? उसमें त्रुटि आती है ना, और त्रुटि आने से क्या होता है, हम जब देते हैं तो वो अच्छा से आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है, होता है कि नहीं होता है? तो अवसर देना, बात आपके त्रुटि को हम क्लियर करने के लिए आपसे हम पूछेंगे, आप अपने ही बात को रखेंगे और खुद आप जज करेंगे कि नहीं हम यहाँ पे गलत है। नहीं तो दो चार को सपोर्ट करेगा कि नहीं आप गलत हो, और लड़ोगे। ऐसा नहीं बोल रहे क्लासरूम में, आप अपने व्यवहारिक जीवन में भी इस तरह की बात करेंगे तो आपका समूह का लोग आपसे पूछेगा काय हुआ, और आप ही बोल करके आप ही फंस जाएंगे। आपका मुंह रुकेगा, मुंह कान सूखेगा, बोलेगा देखा हम बोल रहे थे ना तुम गलत है। चलिए 28 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? संवेग, सांस्कृतिक परिपक्वता, रुचि। क्या बनाए हैं सब? जी हम बोले थे कि टोटल 30 क्वेश्चन में, अरे कहा गया ऑप्शन जी? हाँ, सी में दिया हुआ 1 2 3 4।
अच्छा, एक चीज हम बताए हुए थे कि 150 क्वेश्चन में 8-10 को क्वेश्चन तो मिनिमम होगा जिसका डी होगा। जिसको टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत होगा, जहां देखना डी सीधे खींच देना। 10 क्वेश्चन में से 8 को तो डी वाला ही सही रहेगा। मतलब ये कहने का मतलब सभी, डी कहने का मतलब सभी। बात समझ रहे हैं? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब कि क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो हम एक शिक्षक होते हुए हम पढ़ेंगे, और मतलब किसके रिस्पेक्ट में? बच्चे के रिस्पेक्ट में, स्टूडेंट के बारे में। क्लियर है? और जब वो पढ़ेंगे, जब ऑप्शन पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे कि अच्छे शिक्षक हम कौन सा सेंटेंस वेरीफाई हो रहा है। अच्छा शिक्षक का जो बेस्ट वर्क होगा उसको टिक करेंगे। ये माइंड सेट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 29। निम्नलिखित में से कौन सी रचनावाद की विशेषता नहीं है? इसमें दिया हुआ है नहीं है। ऑप्शन पढ़िए। शिक्षार्थी अपनी समझ को स्वयं सृजित करते हैं। कुछ भी नया सीखने मौजूद समझ पर निर्भर करता है। सीखना सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा बाधित होता है। अर्थपूर्ण अधिगम प्रमाणिक अधिगम कार्यों द्वारा घटित होता है। क्या बना है 29 का? बिल्कुल सही है, सी वाले जो बनाए हैं बिल्कुल सही है। ठीक है, लास्ट 30 नंबर। कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक में कार्टून और कहानियों का उपयोग किया गया है इससे। ठीक है, यानी क्लास 3 की बात कर रही है, उसमें क्या दिया हुआ है? कार्टून और कहानी का प्रयोग किया गया। ऑप्शन देखिए। बच्चों के मन में अनावश्यक भ्रांति उत्पन्न होती है, होगी। और बी ऑप्शन में दिया हुआ बच्चों में सीखने के प्रति बोरियत व अरुचि को बढ़ावा मिलेगा। सी में देखिए विद्यार्थियों का ध्यान अधिगम और अवधारणाओं को सीखने में से भटक जाएगा। विषय वस्तु को बच्चे के लिए रोचक और अपने से जुड़ी लगने वाली बनाया जा सकता है। ए वाले कितने लोग हैं? बी, सी, डी। वेरी गुड। डी वाले एकदम एग्जैक्टली। अगर किताब में कोई भी अगर पिक्चर वगैरह अगर देते हैं और उससे ओरिएंट करके, उससे रिलेटेड करके स्टोरी देते हैं, तो बच्चे लोग इंटरेस्टेड होते हैं। हम लोग भी जब 8, 9, 10th में थे, एनसीईआरटी एससीईआरटी का जब किताब पढ़ते थे, तो उसमें देखते थे कि कोई भी क्रियाकलाप अगर उसे फोटो दिया हुआ है तो वो ज्यादा इंटरेस्टिंग होता था कि नहीं होता था? का डी इज राइट। चलिए, आप लोग आज का डिस्कशन आप लोग को समझ में आया? सीखने को मिला कुछ? ठीक है, अगले अगले लेक्चर में भी जो चैप्टर जिस क्वेश्चन से रिलेटेड होगा, अगर कोई मान लीजिए कि किसी चैप्टर से कोई क्वेश्चन रिलेटेड है, तो उस चैप्टर का हम रिवीजन उसी टाइम कर देंगे। बात समझ रहे हैं? इस तरह से क्या होगा, 2-3 लेक्चर और है, इससे आपका पूरा सीडीपी होलिस्टिक वे में क्या हो जाएगा? संपूर्ण रिवीजन हो जाएगा। हम डेली कर रहे हैं, आपको क्लियर नहीं हो रही है? आज जितना चीज मैंने बताया है, आपको नहीं लगता है कि बहुत सारे चैप्टर को हम रिवीजन करवाएं? अगला सेट में जरूरी नहीं है कि देखिए 30 क्वेश्चन पूछता है सीडीपी में, 30 क्वेश्चन, और चैप्टर 15 के आसपास है। अगर और तोड़ेंगे तो और 20 को चैप्टर भी हो सकता है, लेकिन हमारे हिसाब से चैप्टर को 10 को 12 को चैप्टर में खत्म है। बात समझ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं आपको हमेशा उसको रिवाइज फॉर्म में क्वेश्चन को देखते रहना है, बनाते रहना है। इतना ध्यान में रखिएगा, आपका स्कोर अवश्य अच्छा आ जाएगा। आज असेसमेंट बताएं, हर पेपर में असेसमेंट से क्वेश्चन पूछता है, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, कहीं भी। और उसको बढ़िया से अगर आप देख लेते हैं, यूज कर लेते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा बना लेते हैं, तो आपका स्कोर जरूर बढ़ेगा।